हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेस में। तो भारतीय शिक्षा का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी कि आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी, वो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ। तो प्रश्न आपका है कि शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, हमारे देश में इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। तो मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न MGKVP के 2018 के पेपर में भी पूछा है, 2019 के पेपर में भी पूछा है और 2021 के अगर पर्पज से देखिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कई तरीकों से भी पूछ सकता है कि शैक्षिक अवसरों में समानता उत्पन्न करने में विभिन्न आयामों तथा समितियों के सुझावों का वर्णन कीजिए। अथवा पूछ सकता है कि शैक्षिक अवसरों में समानता उत्पन्न करने के उपायों का उल्लेख कीजिए। या पूछ सकता है कि भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों की समानता किस प्रकार उपलब्ध करवाई जाए, आवश्यक सुझाव दीजिए। या पूछ सकता है शैक्षिक अवसर की समानता पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ शैक्षिक अवसर की समानता पर टिप्पणी कीजिए वाला प्रश्न जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न 2020 के MGKVP के पेपर में पूछा है। तो हम सारे क्वेश्चन को चलिए जो है कंबाइंड रूप से देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखिए सब एक ही है। आपको केवल शैक्षिक अवसरों की समानता बताना है और जो शैक्षिक असमानता वाली प्रॉब्लम है उसको मतलब शैक्षिक अवसरों में असमानता जो है उसको दूर करने के लिए, उसकी समस्या जो है उसको हल करने के लिए किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कौन से उपाय यूज कर सकते हैं, किन आयोगों और समितियों का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो सारा हम देखेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ। तो देखिए काफ़ी इजी है, केवल मैं आपको पूरा पढ़ के एक बार समझाऊंगी, आप समझ लेंगे तो खुद के लैंग्वेज में भी जो है वो लिख लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो देखिए इसमें पहले मैं पूरा पढ़ देती हूँ फिर आपको समझा दूंगी, ठीक। तो समानता शब्द से तात्पर्य उन समान परिस्थितियों से है जिनमें सभी व्यक्तियों के विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके। उसी प्रकार शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य सभी के लिए एक समान शिक्षा नहीं है, बल्कि प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है। इसका तात्पर्य राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में जाति, रूप, रंग, प्रांतीय, भाषा, धर्म आदि के मध्य भेदभाव न करने से भी है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में सम्मिलित है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता है कि वह जहां शिक्षा ग्रहण करना चाहे कर सकता है और साथ ही उसे किसी विशेष पाठ्यक्रम को चुनने के लिए बाध्य भी नहीं किया जाता, ठीक। आगे की लाइन देखेंगे लेकिन इतने को समझ लेते हैं। तो देखिए समानता का मतलब हम समझते हैं, समानता का मतलब क्या कि जैसे सभी के लिए यानी सारे व्यक्तियों के लिए समान रूप से मतलब जो परिस्थितियाँ उसके लिए हैं वो कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और उसके विकास के लिए उसे समान अवसर भी मिलने चाहिए। समानता का मतलब यही है। तो यहाँ पे जब हम शैक्षिक अवसरों की समानता की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जो है मतलब व्यक्ति को उसके रंग, रूप, प्रांत या फिर भाषा या फिर धर्म या फिर जाति, इन सब के आधार पर उनके अंदर हम उनकी मतलब उन लोगों के आपस में हम कोई जो है भेदभाव न करें और सबको जो है शिक्षा के समान अवसर जो है वो हम उपलब्ध करा पाएँ। यही होती है शैक्षिक अवसर की समानता। यानी ये क्या है कि इसका जो मतलब है कि प्रत्येक बालक को, चाहे वो किसी भी शारीरिक संरचना का हो, मानसिक संरचना का हो, सांवेगिक हो, नैतिक, मतलब उसकी कोई भी परिस्थिति हो, उसमें भेदभाव न करके सबको समान रूप से जो है शिक्षा प्रदान करने की बात शैक्षिक अवसरों की समानता के अंतर्गत की जाती है। देखिए शिक्षा जो है वो सबके लिए है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी भारतीयों को है। किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इसी स्कूल में पढ़ना है, इसी विद्यालय में पढ़ना है, यही पाठ्यक्रम लेना है। यानी इसका मतलब कि वो किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं है, वो उसकी मर्जी के अनुसार कोई भी पाठ्यक्रम चुन सकता है, कहीं पर भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो ओवरऑल देखिए क्या लिखेंगे, अतः शिक्षा के अवसरों की समानता का अर्थ है शिक्षा को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाना या प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा को सुलभ करना और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयास करना कि शिक्षा किसी व्यक्ति या विशिष्ट वर्ग की ना हो बल्कि जनसाधारण को भी प्राप्त हो। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा के समान अवसरों का तात्पर्य शिक्षा की ऐसी पद्धति को विकसित करने से है जिससे समाज के पिछड़े, कम विकसित, सुविधाओं से वंचित, कमजोर वर्गों, उपेक्षित जातियों तथा गरीब व्यक्तियों को शिक्षा की वे सभी सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध हो सके जो समाज के साधक संपन्न व्यक्तियों को प्राप्त है।
यानी आपने जैसे मैंने अभी समझाया कि इसमें जो है किसी भी रंग रूप जाति धर्म आदि मतलब कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, सबको समान रूप से शिक्षा का अवसर दिया जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा जो है वो कैसी होनी चाहिए। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, प्रत्येक बालक के लिए होनी चाहिए। शिक्षा को जन साधारण के लिए यानी हर एक आम आदमी के लिए हमको सुलभ बनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि शिक्षा जो है वो किसी एक विशिष्ट जो है वर्ग की ना हो, इनकी शिक्षा जो है केवल यही ले सकते हैं, ऐसा ना हो। शिक्षा जो है वो सारे यानी जन साधारण को भी शिक्षा प्राप्त हो सके, यही होती है शैक्षिक अवसरों की समानता। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा गया है कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता जो है वो शिक्षा की एक ऐसी पद्धति है या फिर ऐसी पद्धति को विकसित करना है जिसमें कि जो है आपके कमज़ोर वर्ग, गरीब वर्ग या फिर कोई भी वंचित या फिर कम विकसित लोग जो हैं, ये लोग जो है उनको भी शिक्षा की वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके जो कि एक धनी वर्ग यानी साधक वर्ग के व्यक्ति जो है वो लेते हैं। तो यानी इक्वालिटी की बात कही गई है कि शिक्षा में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब किसी एक पर्टिकुलर आधार पे भेदभाव ना करके शिक्षा को सबके लिए जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराना, जनसाधारण के लिए सुलभ बनाना, यही होती है शैक्षिक अवसरों की समानता। ठीक है, तो आप इसको देखिए समझ लेंगे तो खुद के लैंग्वेज में भी लिख लेंगे। तो आगे बढ़े, तो अब बात करते हैं शैक्षिक अवसरों में समानता उत्पन्न करने के उपाय। तो आपका क्वेश्चन था जो आपके पेपर में पूछा है कि इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, यानी शैक्षिक अवसरों में जो असमानता है वो एक समस्या है जिसको कि दूर करना जरूरी है, उसको किस तरह हल किया जा सकता है, तो वही चीज़ हम इसमें बताएंगे कि शैक्षिक अवसरों में असमानता को दूर करना या फिर शैक्षिक अवसरों में समानता उत्पन्न करने के उपाय। तो इसके अंतर्गत पहले लिखेंगे कि हमारे देश में शैक्षिक अवसरों में असमानता के कई कारण हैं जिसका निदान जरूरी है। शैक्षिक अवसरों में असमानता की समस्या को निम्न उपायों से दूर करके शैक्षिक अवसरों में समानता को स्थापित किया जा सकता है। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए सरकारी प्रयास भी जरूरी है और साथ ही साथ इस संबंध में आयोगों के सुझाव भी महत्वपूर्ण है। यानी बहुत से आयोग और समितियां जो हैं वो भी शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो है कुछ न कुछ सुझाव, कुछ न कुछ राय रखी थी, वो भी हम देखेंगे। कुछ सरकारी प्रयास भी देखेंगे कि क्या सरकारी प्रयास किया जाए कि शैक्षिक अवसरों में जो है वो समानता जो है बन सके। यानी ये जो शैक्षिक अवसरों में असमानता की समस्या है उसका जो हल हम किस तरह कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु कोठारी आयोग 1964 से 66 के सुझाव। तो इन्होंने क्या सुझाव दिए, चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे शैक्षिक अवसरों में समानता के संदर्भ में कोठारी आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला है शैक्षिक समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया जाए। यानी प्राथमिक स्तर तक की या जो कुछ प्राथमिक स्तर तक की है उसमें ये कहा गया है कि जो भी आपके सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को पहले अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया जाए। इससे क्या होगा, शैक्षिक जो है सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो सकेगा। दूसरा इन्होंने कहा था प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पाठ्य पुस्तकें तथा लेखन सामग्री मुफ्त कर दी जाए, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री भी मुफ्त कर सकते हैं, ये भी उपाय दिया गया था। तीसरा, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों एवं स्कूलों में यूजीसी की सहायता से पुस्तक बैंक स्थापित किए जाए ताकि पुस्तक की कमी ना हो, बच्चों को सारी पुस्तकें जो है अवेलेबल हो सकें। चौथा, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं उनको इतनी प्रॉब्लम होती है कि बीच में उनकी पढ़ाई छूट जाती है, इसीलिए कहा गया है कि इनके लिए जो है कुछ विशेष व्यवस्थाएं जो है वो करनी चाहिए। पांचवा है मंदबुद्धि और विकलांग बालकों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएं जिसमें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि ऐसे बच्चों को जो है समान बच्चों के साथ जो है पढ़ने में थोड़ी काफ़ी कठिनाई होती है। तो कहा गया है कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से हम जो है स्कूल खोल दें और जो शिक्षक वहाँ नियुक्त करें वो भी कैसे हों, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हों, तो उनको जो है आसानी होती है ऐसे शिक्षकों से पढ़ने में। छठा है माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के निर्धन छात्रों को शुल्क मुक्त की जाए,
यानी जो गरीब बच्चे हैं वो माध्यमिक स्तर पर और उच्च शिक्षा में अगर उनके शुल्क जो है वो फ्री रहेंगे तो वो भी अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इस वजह से कहा गया था कि शुल्क जो है वो मुफ्त कर दी जाए। 7वां है माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के निर्धन एवं योग्य छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। वही चीज़ कि गरीब बच्चे हैं चाहे और इसके अलावा जो योग्य बच्चे हैं, गरीब निर्धन और योग्य बच्चे हैं, उनको जो है अगर आर्थिक सहायता दे तो वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। 8वां है सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम को संगठित बनाया जाए। छात्रवृत्ति प्रदान करने का आधार सुदृढ़ हो कि छात्रवृत्ति का कार्यक्रम जो है वो रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों को आर्थिक प्रॉब्लम नहीं होती, आर्थिक समस्याएं नहीं होती हैं। 9वां है उच्च शिक्षा स्तर पर निर्धन और मेधावी छात्रों विशेषकर विज्ञान एवं तकनीकी वर्ग के छात्रों को ऋण छात्रवृत्ति भी दी जाए। यानी जो विज्ञान और तकनीकी वर्ग में बच्चे जा रहे हैं, गरीब हैं लेकिन मेधावी हैं, उनको क्या है ऋण छात्रवृत्ति की सुविधा मिलती है, तो वो अपनी जो है मतलब शिक्षा की प्रक्रिया जो है उसको अच्छा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। 10वां है दूर दराज में रहने वाले छात्रों को आवागमन की सुविधा तथा छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाए। वही आने जाने के लिए बच्चों को दिक्कत दिक्कत होती है, उसके लिए आवागमन की सुविधा भी और हमें जो है उपलब्ध करानी चाहिए। साथ ही छात्रावास की सुविधा भी देनी चाहिए ताकि जो दूर रहने वाले हैं वो अपने मतलब जहाँ पे पढ़ते हैं उसके आसपास रह के जो है शिक्षा को और अच्छे बेहतर तरीके से ले पाए। तो ये सारा उन्होंने बताया था कि ये सारा उपाय जो है इसके माध्यम से जो है हम शैक्षिक अवसरों में समानता को स्थापित कर सकते हैं। तो ये कोठारी आयोग द्वारा बताए गए सुझाव थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना। देखिए मैंने उसमें कोठारी में 10 बताए थे, उसमें से 4-5 जो भी आप याद कर सकते हैं, एटलीस्ट उतना तो आप आराम से याद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने इतना लिख दिया है कि आपको जो है प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो है आराम से ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए निम्न प्रस्ताव जारी किया गया। इन्होंने क्या क्या प्रस्ताव दिया कि जिससे कि शैक्षिक अवसर की समानता जो है वो मतलब देखने को मिले। तो इन्होंने पहला प्रस्ताव दिया कि सर्वप्रथम कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को एक निश्चित कार्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क व अनिवार्य किया जाएगा। तत्पश्चात कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क की जाएगी। ठीक, इन्होंने वही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही थी, कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को भी और कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को भी। दूसरा, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा कबीलों आदि उपेक्षित वर्ग के बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए। मतलब ये लोग जो है शिक्षा से कहीं पीछे ना रह जाएं, शिक्षा ले पाएँ, शिक्षा बीच में ना छोड़ पाएँ, इसके लिए जो है विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इन लोगों की जो शिक्षा है वो भी अच्छे से चल पाए। और तीसरा है उपेक्षित वर्ग के बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाए व इसके लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी की जाए। यानी इस तरह के जो बच्चे हैं उपेक्षित वर्ग के वो आर्थिक कहीं ना कहीं उनको आर्थिक समस्याएं ज़्यादा होती हैं, तो वही चीज़ कहा गया है कि आर्थिक सहायता दी जाए। इसके लिए जो है कुछ विशेष छात्रवृत्ति जो है उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ऐसे बच्चों की आर्थिक रूप से थोड़ी मदद ही हो पाए और वो अपनी शिक्षा को बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा हमारा है मंदबुद्धि और विकलांग बालकों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ कि ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्कूल की ज़रूरत है, तो ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्कूल भी खोले जाएं। 5वां, इन्होंने प्रस्ताव जारी किया था कि माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालय खोले जाएंगे। इनमें उपेक्षित क्षेत्रों यानी ग्रामीण और उपेक्षित वर्ग यानी अनुसूचित जाति व जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए आवासीय निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। यानी जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं और उपेक्षित वर्ग यानी जैसे अनुसूचित जाति व जनजाति है, इसके अंतर्गत जो भी मेधावी छात्र होते हैं उनको जो है आवासीय निःशुल्क शिक्षा जो है उसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। और इसके लिए जो है हमें गति निर्धारक विद्यालय भी खोलने चाहिए। ये प्रस्ताव उन्होंने दिया था। छठा है पब्लिक स्कूलों और कैपिटेशन फीस वाले उच्च शिक्षा महाविद्यालयों में निर्धन व मेधावी छात्रों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे और इन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यानी यहाँ पे बात की गई है आरक्षण की, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो उनको जो है कुछ आरक्षण देना चाहिए ताकि वो जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई अच्छे विद्यालयों में प्रवेश ले पाएँ, ये सारी चीज़ें। साथ ही उनकी शिक्षा जो है निःशुल्क करने की बात कही गई है। तो ये अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो बच्चे हर एक बच्चे को शिक्षा में समान अवसर मिल पाएगा, वो भी अपनी शिक्षा जो है अन्य बच्चों के समान यानी जो भी आपके साधक वर्ग के बच्चे हैं उनके समान अपनी शिक्षा जो है वो ले पाएंगे।
तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे जो है प्रस्ताव जारी किए थे 1986 की राष्ट्रीय नीति जो थी। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया 6 पॉइंट, इत्यादि आप लिख दीजिएगा क्योंकि 6 पॉइंट बहुत है, इसमें से 3, 4, 5 जो भी आपको लगता है आप याद कर सकते हैं, ईजी है। तो अब बात करते हैं अगला जो कि समिति का है। तो सी हम लिखेंगे आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु दिए गए सुझाव। तो शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु इस समिति के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। अब आचार्य राममूर्ति समिति ने क्या सुझाव दिए थे जिससे कि जो आपकी शैक्षिक अवसरों में असमानता की समस्या है उसको हम हल कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो पहला इन्होंने दिया था महिलाओं की शैक्षिक समानता हेतु। तो इस संबंध में समिति ने निम्न सुझाव दिए। पहला, बालिकाओं को भी गणित व विज्ञान की शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाए। बी, महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाए, क्योंकि बालिकाएं जो हैं वो गणित और विज्ञान के प्रति उतना रुझान नहीं लेती हैं, तो इसलिए कहा गया है कि उनको जो है प्रोत्साहित किया जाए इन सब शिक्षाओं के लिए, और महिलाओं के अध्ययन केंद्र जो है महिला के लिए महिला अध्ययन केंद्र भी स्थापित किए जाएँ। दूसरा हमारा है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की शैक्षिक समानता हेतु। तो इस संबंध में आयोग ने इस संबंध में समिति ने निम्न सुझाव दिए। ए, विद्यालय विहीन स्थानों पर विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रयास किए जाएं। बी, पिछड़े बाहुल्य इलाकों में पुस्तकालयों की व्यवस्था की स्थापना की जाए। सी, बच्चों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाए इत्यादि। यानी जहाँ पे विद्यालय नहीं है उन स्थानों पे विद्यालय की स्थापना के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, ये सुझाव उन्होंने दिया था, ये प्रस्ताव दिया था इन्होंने ये भी कहा था कि जो पिछड़े बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पे पुस्तकालय जो है उसकी भी स्थापना हो, और इन्होंने ये कहा था कि जो बच्चे सृजनात्मक हैं उनकी सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए हमें कुछ विशेष कार्यक्रम भी चलाने चाहिए। तो इस तरह से भी शैक्षिक अवसर में जो है समानता स्थापित की जा सकती है। तो ये सारे सुझाव उन्होंने दिए थे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए। अब बात करते हैं तीसरा, नवोदय विद्यालय। तो इस समिति ने शैक्षिक अवसरों की समानता लाने हेतु सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले नवोदय विद्यालय की स्थापना को उचित बताया और कहा कि इससे निर्धन, ग्रामीण तथा प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। यानी इन्होंने नवोदय जो विद्यालय है उसकी स्थापना को जो है जायज़ ठहराया, उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि ये जो विद्यालय है वो निर्धन, मतलब ग्रामीण है, गरीब है, और जो प्रतिभाशाली हैं उन बच्चों की शिक्षा के लिए काफ़ी जो है इससे मदद मिलती है। चौथा हमारा है मुक्त विद्यालय। तो इस समिति ने शैक्षिक अवसरों में समानता लाने हेतु महिलाओं, कार्यरत श्रमिकों आदि को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से मुक्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना को जायज़ ठहराया और सरकार को इसके लिए धन मुहैया कराने का सुझाव दिया। यानी ये जो समिति है, इस समिति ने जो है मुक्त विद्यालय को भी जो है जायज़ ठहराया। इन्होंने कहा कि ये जो इस तरह के जो विद्यालय हैं वो महिलाओं और कार्यरत जो श्रमिक हैं उनको जो है शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराने में काफ़ी मदद करता है, और इसके लिए उन्होंने कहा था कि सरकार को भी जो है इससे इस तरह के विद्यालय को धन मुहैया जो है वो कराना चाहिए। तो ये था चौथा पॉइंट। पांचवा देख लेते हैं, विकलांगों की शैक्षिक समानता। तो विकलांगों को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने हेतु इस समिति ने उनके प्रति उचित दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और उनके लिए समान बालकों के साथ शिक्षा देने, मूक बधिर और नेत्रहीन छात्रों के लिए विशेष शिक्षा प्रबंध करने, पाठ्यक्रम में व्यावसायिकता लाने, उनसे संबंधित उपकरणों के निर्माण आदि पर गंभीर रूप से ध्यान देने और विविध कार्यक्रमों को आरंभ करने पर जोर दिया। यानी इसमें इस समिति ने ये कहा कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी शैक्षिक अवसरों में समानता मिले, इसके लिए लोगों का पहले तो नज़रिया, दृष्टिकोण जो है वो उचित होना चाहिए, और साथ ही जो है जो मूक बधिर है और नेत्रहीन छात्र हैं उसके लिए विशेष शिक्षा प्रबंध करने चाहिए, और इस तरह के जो विकलांग बालक जो हैं इनके पाठ्यक्रम में व्यावसायिकता लाने के लिए कुछ हमें उनसे संबंधित उपकरण का भी निर्माण करना चाहिए, और जहाँ पे ज़रूरत हो उनके लिए विविध कार्यक्रम भी आरंभ करने चाहिए। ये सारे जो है चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया था इस समिति ने। तो ये आपने 5 पॉइंट देखा कि आचार्य राममूर्ति समिति ने किस प्रकार शैक्षिक अवसर में समानता के लिए अपने जो है प्रस्ताव, अपने जो सुझाव थे वो जारी किए थे। तो अब देख लेते हैं हमारा चौथा यानी डी पॉइंट, शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु सरकारी प्रयास। तो यहाँ पे पहला है प्राथमिक शिक्षा सभी विद्यालयों में निःशुल्क दी जाए। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें मुफ्त दी जानी चाहिए। तीसरा, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में योग्य छात्रों को निःशुल्क शिक्षा तथा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। चौथा, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियों को लागू किया जाना चाहिए। पाँचवां, प्रतिभाशाली छात्रों को पुस्तक खरीदने के लिए अनुदान दिए जाएँ। छठा, स्त्री शिक्षा हेतु विभिन्न अभियानों व कार्यक्रमों को चलाना चाहिए। सातवां, अनुसूचित जातियों की शिक्षा व मौजूदा कार्यक्रम जारी रखना चाहिए तथा उनका विकास भी किया जाना चाहिए इत्यादि।
यानी देखिए ओवरऑल क्या क्या चीज़ें कही गई है। प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई और पाठ्य पुस्तकें मुक्त करने की बात कही गई। इसके अलावा जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय है, वहाँ पे जो योग्य बच्चे हैं उनकी शिक्षा को निःशुल्क करने की बात कही गई। साथ ही उनको सुविधाएं देने की बात कही गई, छात्रवृत्ति देने की बात कही गई है, पाठ्य पुस्तकें जो है खरीदने के लिए अनुदान की बात कही गई है, स्त्री शिक्षा के लिए अभियान और कार्यक्रमों को चलाने की बात कही गई है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए कुछ कार्यक्रम जारी करने की बात कही गई है, जिससे कि उनका विकास भी हो। तो ये सारी चीज़ें जो है सरकारी प्रयास के अंतर्गत कही गई है, जो कि वे अभी मैंने आपको पढ़ के बताया। आप इसको पढ़ के याद भी कर सकते हैं, बाकी हम लिख देंगे इत्यादि, क्योंकि और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कितना बड़ा आप लिखेंगे, इतना ही इनफ है। लास्ट में ये लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि विभिन्न आयोगों और समितियों तथा सरकारी प्रयास द्वारा शिक्षा में असमानता के अवसर की समस्या को हल किया जा सकता है। यानी शैक्षिक अवसर की असमानता जो है इस समस्या का हल किया जा सकता है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।